हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाले में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। दोस्तों आप सभी ने एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल 4th लेवल का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे और अपने तैयारी को करते होंगे। दोस्तों तो चलिए आप सभी को तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये प्रैक्टिस सेट जो थंबनेल पर देखते होंगे, खान सर का जो है बुक है उसका रिवीजन हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं जो खान सर का है और डेली इस पर एक एक प्रैक्टिस सेट चलेगा। होगा तो पूरा 150 क्वेश्चन का 150 कराएंगे, नहीं अगर वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो 75 क्वेश्चन करेंगे। एक दिन जीके जीएस करेंगे और दूसरे दिन मैथ रीजनिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के तैयारी आप लोगों को सबसे वीडियो जो आएगा वो सबसे पहले आपको पहुंचे। और ऑफिस असिस्टेंट का भी क्लास बहुत ही जल्द लाने वाले हैं दोस्तों। देखिए एनटीपीसी का फिर से दोबारा वैकेंसी आ गया है, वो भी वैकेंसी आएगा तो उसका भी क्लास हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से भी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और क्लास कैसा लगे लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखते होंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, नहीं पता होगा तो नोट करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँ, उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ करके आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उड़ीसा का उच्च न्यायालय है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय क्या है? ऑप्शन ए में भुवनेश्वर, ऑप्शन ए में है भुवनेश्वर, बी में सी में कोलकाता, बी में है कटक और डी में है चांदीपुर। क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा का जो है उच्च न्यायालय कहाँ है? उड़ीसा का उच्च न्यायालय है मतलब कहाँ पर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कटक। कहाँ हो जाएगा? कटक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है उड़ीसा का उच्च न्यायालय? क्या है? कटक। बहुत सारे लोग क्या बताते होंगे कि भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो बहुत सारे लोग क्या समझते होंगे कि भुवनेश्वर में, लेकिन भुवनेश्वर में नहीं है, ये कहाँ है? कटक में है। ठीक है, ये क्या हुआ था? भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1948 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, 26 जुलाई 1948 को हुआ था। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। कहाँ है स्थित है? कटक में स्थित है। ठीक है, उसी तरह से पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिकता उड़ीसा तत्कालीन पर 26 जुलाई 1948 तक थी। ठीक है, इससे पहले पटना पर था। ठीक है, यानी पटना से कार्य होता था इसका। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सतपुरा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है, यानी कौन सी नदी है जो सतपुरा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है? ऑप्शन ए में है नर्मदा, बी में है ताप्ती, सी में है साबरमती और डी में है माही। क्या होगा दोस्तों? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ताप्ती। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताप्ती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताप्ती। दूसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही, ताप्ती। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में जो है जनरली कितने सत्र होते हैं? ए में है 3, बी में है 4, सी में 5 और डी में कितना है? 6। कितना होगा बताएंगे? लोकसभा में जो है सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, मतलब कितने सेशन होते हैं? ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कितने सत्र होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत और किसी भी तरह की दिक्कत या समस्या होगा तो ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सभी राज्यों का अवरोही क्रम व्यवस्थित किया गया। ए में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बी में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। सी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। डी में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। तो बताएंगे दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक चीज़ बताइएगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर जनरली जो है भारत के प्रधानमंत्री कैसे होते हैं, संसद का सदस्य नहीं, ठीक है। बी में लोकसभा का सदस्य, सी में राज्यसभा का सदस्य और डी में क्या होता है, दोनों सदनों का सदस्य। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है। बिहार में जो पुल सड़क जो निर्माण होता है उसके लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ए में है INDP, ठीक है। बी में है, ए में INDP होगा या तांतिया कंस्ट्रक्शन, और सी में है NDCL और डी में इरकॉन किसको दिया है दोस्तों। 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नई मुद्रा यूरो यानी यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। मुद्रा जो है, नई मुद्रा यूरो जो है किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, यानी किस वर्ष में शुरू किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये 1999 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1999। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी खींचते हैं, ठीक है दोस्तों। 8वां में किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ऑप्शन ए में छपरा, बी में दिल्ली, सी में लखनऊ और डी में पटना। क्या आ जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा छपरा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, छपरा, ठीक है। छपरा में सहयोगी ये सक्रिय थे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। ये आप लोगों को पता होगा, किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। ए में भूटान, बी में पाकिस्तान, सी में म्यांमार और डी में है बांग्लादेश। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कितना, 40 से 96, ठीक है, किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज का जो है सबसे मुख्य भाग यानी मेन भाग क्या है। ए में उच्च न्यायालय, बी में केंद्र सरकार, सी में राज्य सरकार, ठीक है, और डी में ग्राम सभा। क्या होगा दोस्तों, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, यानी मेन काम क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है, यानी ग्राम सभा। ग्राम सभा ही ना होता है पंचायत में, ठीक है। मेन काम क्या होगा, ग्राम सभा, ठीक है। और पंचायती राज कब शुरू किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य द्वारा मनाया जाता है उत्कल दिवस। ए में है कर्नाटक, बी में उड़ीसा, सी में आंध्र प्रदेश और डी में है केरल। क्या होगा दोस्तों, उत्कल दिवस किस
राज्य द्वारा मनाया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है। 12 में निम्न में से कौन से कथन एंकर और टर्मिनल, ये थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों, कथन और कथन से संबंधित है? ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन एस्कर और ट्रमलीन के संबंध में है? ठीक है, ए पहला में एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ठीक है, दूसरा में है ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ड्रमलिन जो है ज़्यादातर किसके बने होते हैं? बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी, तीसरा में अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता है। ठीक है, चौथा में जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ड्रमलिन ग्लेशियरों की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नीचे अब कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। मतलब इसमें से जो लिखा है कौन सही है? सबसे पहले तो इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा। अगर जानेंगे तभी जाकर के इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक भी सही लग रहा है। ठीक है, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें है। ठीक है, एस्कर किसका क्या क्या है? जो है एस्कर जो है क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें है। ठीक है, ये पहला भी सही होने मतलब है। दूसरा भी सही होगा। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते। ड्रमलिन जो होता है किसके बने होते? बोल्डर और मिट्टी के बने होते। बोल्डर बड़ा बड़ा बोल्डर नहीं रहता, गिरा हुआ रहता है। और तीसरा नहीं सही होगा, तीसरा गलत होगा। और चौथा सही होगा। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होता है। ये किस ग्लेशियर से जो धारा निकलती है उससे ये बनता है। और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती है, तो उसके क्रिया से ड्रमलिन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आप इस क्वेश्चन में आंसर बताना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ए में है 24 घंटे, बी में है 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड, सी में है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, और डी में है 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड हम लोग पढ़े होंगे, जो कितना होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है वीनस, बी में मार्स, सी में जुपिटर और डी में पृथ्वी। ये तो सभी को पता होगा। तो ये पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, किसके कारण? जल के कारण, जल के अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 में 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का जो वर्ष है वो भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 में क्या हुआ था? इसके बारे में थोड़ा ध्यान करना है। ठीक है, ए में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ था, या बी में है हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, सी देखते हैं इधर होगा। हाँ, सी में भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और डी में लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। क्या होगा दोस्तों? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, यानी उस समय चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, या इसका असली नाम क्या था? ए में पुरुषोत्तम दास टंडन,
बी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी में है अब्दुल गफ्फार खान और डी में है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, इसी को सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था 1923 से 1928 के बीच में जो भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी की कार्यविधियों की जो पुनरावृत्ति हुई उसका कारण क्या था। ए में हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। बी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, मतलब बोला है कि 1923 से 1928 के बीच में क्या हुआ था। ठीक है, उस घटना के बारे में याद करना है। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ठीक है, और डी में है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। 1923 से 28 के बीच में क्या हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन 1923 के आसपास ही हुआ था ना। ठीक है, 1923 से 28 के बीच में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी को नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है। 1809 में जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये पुस्तक है। ठीक है, ये किसने लिखा है। ए में दयानंद सरस्वती, बी में केशव चंद्र सेन और सी में है राजा राम मोहन राय। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय। ठीक है, पूरा नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसमें पूरा नहीं लिखा है, राजा राम मोहन राय होता है। ठीक है, और डी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या होगा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने लिखा था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है। यानी एक परिवार में एक नौकरी। ठीक है, एक नौकरी एक परिवार, प्रत्येक परिवार में एक एक नौकरी होना चाहिए। ये किस राज्य की ये योजना है। ठीक है, ए में है सिक्किम, बी में मेघालय, सी में मध्य प्रदेश और डी में बिहार। क्या होगा दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी सिक्किम का ये आंदोलन है, मतलब योजना है। ठीक है, एक नौकरी एक परिवार। ठीक है, यानी एक परिवार में एक नौकरी। ठीक है, 20 में बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो बताइए दोस्तों किसने किया था। ए में अमर सिंह, बी में कुंवर सिंह, सी में है बिरसा मुंडा और डी में शरीयतुल्लाह। आप लोगों को पता हो बहुत लोगों को पता चल चुका होगा कि 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने 1857 में इस 1857 की क्रांति को लीड किया था। ठीक है, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, दिल्ली से बख्त खां। ठीक है, बहुत सारे लोग ने सभी जगह से नेतृत्व किया था। और ये किस कारण हुआ था, तो कारतूसों के तत्कालिक कारण था। कारतूस के वाले चर्बी वाले कारतूस जो थे यानी राइफल जो थे उसके कारण हुआ था। लेकिन मेन कारण तो कुछ और ही था, बहुत सारे उसके अंग्रेज़ों के जो अटपटा सा रूल था उसके कारण हुआ था। ठीक है, चलिए डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोग थ्योरी वाले क्लास को भी पढ़ेंगे। थ्योरी वाली क्लास भी होता है, उसमें भी जा कर के आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ठीक है, नहीं राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, इसमें से पूछा गया। ठीक है, ए में करारोपण, बी में है सार्वजनिक व्यय, सी में ब्याज दर और डी में है सार्वजनिक ऋण। क्या होगा दोस्तों, मतलब राजकोषीय नीति का यानी राजकोष में जो राजकोषीय जो पॉलिसी होते हैं। ठीक है, राज्य में जो
धन जो आता है उसमें जो उसकी नीति से कौन नहीं है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब सबसे पहले ये समझना है कि राजकोषीय नीति किसे कहा जाता है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति उसे कहा जाता है जो कि सरकार की प्राप्तियां और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राज्य सरकार की जो प्राप्तियां यानी प्राप्त जो होता है, जो धन जो प्राप्त होता है, और व्यय से संबंधित धन प्राप्त या खर्च से जो संबंधित होगा उसी को क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, राजकोषीय नीति निम्न उपकरण यानी घटक होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, जैसे सरकारी प्राप्तियाँ यानी सरकार में जो धन प्राप्त हुआ। ठीक है, सरकारी खर्चे, सार्वजनिक ऋण, जबकि ब्याज दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक नीति के उपकरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्याज दर। ठीक है, ये इसका नहीं है। ठीक है, करारोपण हो गया, ये भी है, यानी आय या व्यय। ठीक है, करारोपण से व्यय होता है, ये सॉरी इनकम होता है ना। सार्वजनिक व्यय मतलब ये खर्च हो गया, ये भी क्या है? राजकोषीय उपकरण है। और सार्वजनिक ऋण भी, ये भी क्या है? राजकोषीय नीति है। ठीक है, 22 में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? ए में 1918, बी में 1919, सी में 1920 और डी में है 1921। कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 1920 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। ठीक है, और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसे क्या किया गया था? महात्मा गांधी ने रोक दिया था, यानी स्थगित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से प्राप्त करता है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से प्राप्त करता है? ठीक है, ए में है अरल सागर, बी में कैस्पियन सागर, सी में है भूमध्य सागर और डी में है अरब सागर। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत में प्रवेश करने से पहले भूमध्य सागर समुद्र से प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्की, थाईलैंड में राजदूत के साथ साथ जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, वह है कौन होगा? ठीक है, यानी कि राजदूत भी रहे, कहाँ के राजदूत? राष्ट्रपति भी रहे, राजदूत भी रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की यानी यूएसए अमेरिका के राजदूत रहे, चीन के राजदूत रहे, तुर्की के, थाईलैंड के राजदूत रहे। ठीक है, और जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, वो कौन है? ए में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी में शंकर दयाल शर्मा, सी में के.आर. नारायण और डी में है आर वेंकटरमन। क्या होगा दोस्तों? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा के.आर. नारायण। क्या होगा? के.आर. नारायण जो है वो क्या थे? अमेरिका के राजदूत थे, तुर्की के भी राजदूत थे, थाईलैंड के भी राजदूत थे, और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। ठीक है, पच्चीस नंबर क्वेश्चन, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ए में लेटराइट मिट्टी, बी में काली मिट्टी, सी में है दोमट मिट्टी और डी में है उपयुक्त। यानी कपास के लिए जो है अच्छी मिट्टी कौन सी है, मतलब कौन सी उपयुक्त होती है, कहाँ पर कपास हो सकते हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये हो जाता काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी काली मिट्टी में कपास होता है। ठीक है, अच्छा होता है। ठीक है, काली मिट्टी में क्या क्या सब रहता है? मैग्नीशियम रहता है, चूना रहता है, लौह की अधिकता यानी लोहा की अधिकता, आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, काली मिट्टी में काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होता है। ठीक है, काली मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है। ठीक है, इस कारण से नमी बरकरार रखती है, यानी ज़्यादा दिन तक नमी यानी गीला रहता है, इस कारण से कपास के लिए अच्छा होता है। ठीक है,
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है। यानी उत्तरी भारत जो है, जैसे उत्तरी भारत में कौन, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब आ जाता है। जो तराई के क्षेत्रों में जो है सतही गंगा के मैदान को उत्तरी भारत के मैदान कहा जाता है, यानी उत्तरी मैदान, हाँ, उत्तरी भारत के मैदान कहा जाता है। सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण क्या होता है, सालों भर अति वर्षा होती है, प्रकृति झरनों की अधिकता होती है, अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियाँ के साथ नदियों का जल फैल जाती है। ठीक है, उत्तर में भंवरों से अधिक मात्रा में जल का रिसाव होता है। क्या होगा दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। गंगा के मैदान में भी, गंगा में पानी आता है तो पूरा फैल जाता है। कोसी जो बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि पूरा फैल जाता है, तो इससे बहुत सारे घाटियों में के साथ साथ नदियों में भी क्या होता है, जल फैल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सुमेलित करना, मतलब कौन सा जो है सुमेलित, इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, ए को बी से सुमेलित करना। ठीक है, और इसका आंसर कूट में आगे दिया हुआ, कूट वर्ड में। ठीक है, ए में लिखा है क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये हम लोग थ्योरी में भी कराए थे, आप लोग अगर नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। इसके बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका खोज किया है पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा। नहीं देखे मेरा सब्जेक्टिव क्लास तो वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ये क्या थे, ठीक है, बताएंगे कहाँ के थे। जैक्स फ्रंटियर, ये क्या, जैक्स फ्रंटियर के बना सर फ्रांसिस ड्रेक। ठीक है, और फर्डिनेंड मैगलन, ये सब कहाँ के थे बताएंगे। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था, क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म जेनोवा इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जेनोवा में, जेनोवा मतलब इटली में। ठीक है, जेनोवा इटली में। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और जैक्स कार्टियर, ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, सेंट मालो फ्रांस में, यानी सेंट मालो फ्रांस, यानी सेंट मालो फ्रांस। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, अब बच गया सी, सर फ्रांसिस ड्रेक। ठीक है, सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म से संबंधित है तो ओवन के इंग्लैंड शहर में, डेवन के इंग्लैंड शहर में हुआ था। ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, तो ये इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट ये बच गया मैगलन, तो ये मैगलन कहाँ के थे, पुर्तगाली थे पहला। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। किसी मानचित्र पर जो है एक जैसे वर्षा वाले, यानी एक ही जैसे सभी जगह एक ही तरह की वर्षा, यानी एक ही समान वर्षा जो होता है, स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समदाब क्षेत्र या समदाब क्षेत्र या समवर्षा क्षेत्र, सी में संहति क्षेत्र रेखा। ठीक है, रेखा कहा जाता है, और डी में है समतापीय रेखा। क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समवर्षा, यानी एक ही जैसे वर्षा होगा तो क्या होगा, एक जैसे वर्षा को सम, यानी एक जैसे रहेगा तो सम। ठीक है, समवर्षा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति जो है किससे संबंधित है। ए में रेशम कीट पालन, बी में उत्पादन कृषि, सी में है मधुमक्खी पालन, और डी में है पुष्प उत्पादन। क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो उद्यान क्रांति से। ठीक है,
जो शहद या बागवानी से संबंधित होता है, ठीक है। उद्यान क्रांति किससे संबंधित है? शहद या बागवानी से। यह क्रांति कब शुरू किया गया था? तो 1991 में शुरू किया गया था, ठीक है, और 2003 तक चला था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र में से किससे संबंधित है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित भूपेन हजारिका, ठीक है। ए में है कला, बी में खेल, सी में राजनीति और डी में है अर्थशास्त्र, ठीक है। भूपेन हजारिका किससे संबंधित है? ये कला से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? यानी इन सभी नवाबों में से नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? ए में अलीवर्दी खां, बी में है मीर जाफ़र, सी में सिराजुद्दौला और डी में है मुर्शिद कुली जाफ़र खां, ठीक है। क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो ये हो जाएगा सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला, ठीक है। इसी ने क्या किया था इस समय? हाँ, इसके समय के कौन थे गवर्नर? तो ये थे कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इसके समय के गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। CLIV कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे इसके समय के गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव से इसके लड़ाई हुई थी, ठीक है, यानी इन दोनों लड़े थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 में किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? किस भारतीय योजना का उद्देश्य था जो तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? ए में है 10वीं पंचवर्षीय योजना, बी में है 11वीं पंचवर्षीय योजना, सी में 12वीं पंचवर्षीय योजना और डी में है 8वीं पंचवर्षीय योजना। यानी तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है 2012 से 17, यानी 2017, ठीक है। 2012 से 2017, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया था? कांग्रेस के जो लाहौर के अधिवेशन जो हुए थे 1929 में, उसमें क्या निर्णय लिया गया था उसके बारे में पूछा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाना चाहिए, यानी जाएगा, ठीक है। बी में आज़ादी के लिए संघर्ष, सी में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति और डी में है नस्लीय भेदभाव का अंत। 33 में तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए 1929 में लाहौर के अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, ठीक है। थोड़ा घुमा करके पूछे हैं, कोई बात नहीं। 34 में झारखंड राज्य बिहार के कितने जिलों से बने हैं? झारखंड राज्य जो है बिहार के कितने, यानी बिहार के कितना जिला मिला करके झारखंड राज्य बना है? तो ये हो जाएगा 18 जिला। 38 जिला तो बिहार में है और 18 जिला मिला करके क्या बना है? झारखंड राज्य बना है, ठीक है। अब ये स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया, डांस कला से संबंधित है, ठीक है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कालबेलिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। ए में राजस्थान, बी में पंजाब, सी में बिहार और डी में उत्तर प्रदेश। ये क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। 35 का ए हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य होता है, ठीक है। ये बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य होता है, ठीक है, जो राजस्थान के विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन। कांगड़ा मधु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती? कांगड़ा मधु चित्रकला है जो किस राज्य में बनाई जाती है? ए में असम, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में है गुजरात। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? किस राज्य में जो कटी बिहू महोत्सव यानी महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? ए में मिजोरम, बी में असम, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में सिक्किम। क्या हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कटी बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये असम में कटी बिहू मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कुछ घुमा करके क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने, यानी विषम को चुनना है। ए में है गोबी, मंगोलिया, ये सही है। गोबी जो कहाँ पर है? चीन और मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। बी में है कालाहारी, अमेरिका, ठीक है। सी में है थार, भारत, ठीक है। और डी में क्या है? सहारा, अफ्रीका। कौन सा सही होगा दोस्तों? यानी सबसे विषम है, ठीक है, यानी सही होगा या गलत होगा, लेकिन अलग होना चाहिए, ठीक है। गोबी तो मंगोलिया में, ये सही है। थार भारत में, ये भी सही है, ठीक है। सहारा कहाँ? अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका में है या कहाँ है? पता करें दोस्तों। तो ये भी सही है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। लेकिन ये कालाहारी जो है अमेरिका में नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? कालाहारी अमेरिका में है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही विषम है, यानी सबसे अलग है, ठीक है। इसको चुनना था हम लोग, ठीक है। 39 में मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ए में है अनुच्छेद 162, बी में अनुच्छेद 167, सी में अनुच्छेद 168 और डी में है अनुच्छेद 169। क्या हो जाएगा? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 167। मुख्यमंत्री के कार्य और उसके शक्ति जो है भारतीय संविधान में 167 में उल्लेख है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, पहला वायसराय भी थे और गवर्नर जनरल भी थे, वो कौन थे? ठीक है, ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड कैनिंग और सी में लॉर्ड मिंटो और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? पहला वायसराय भी थे और गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बुक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 11 बज गया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, आज ज़्यादा नहीं 75 क्वेश्चन ही करेंगे। जीके जीएस को आज पूरा करेंगे और अगले दिन कल जो है मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, मतलब कौन सा, किसको काम में लेते हैं? दूरदृष्टि यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूरदृष्टि दोष जो है जिनको, उसके लिए कौन से चीज़ का यूज यानी कौन से लेंस का या दर्पण का यूज करते हैं? ठीक है, इसमें लेंस भी दिया हुआ है और दर्पण भी दिया हुआ है कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के लिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ए में है देखो अवतल लेंस, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस और डी में है अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दूर की वस्तु को ऐसे करके देखा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें 42 में ऑन्कोजीन संबंधित है, किससे संबंधित है? ए में है तपेदिक से, बी में है पीलिया से, सी में कर्क रोग से और डी में है अंत्र ज्वार से, यानी आंत के जो ज्वार होता है, बुखार जो होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो ये हो जाएगा कर्क रोग से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक क्या लक्षण है? ए में उच्च पारगम्यता,
बी में निम्न परागामिता, सी में शून्य परागामिता और डी में अनंत परागामिता। अतिचालक का क्या लक्षण यानी कैसा होता है वो, तो ये हो जाएगा उच्च शून्य परागामिता। ठीक है, अतिचालक का लक्षण क्या है, यानी शून्य परागामिता यानी जीरो परागामिता रहता है। परमेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं परमियाबिलिटी। ठीक है, चलिए इंग्लिश भी बता दिए, इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे तो कोई तो समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है, कौन जो है रक्त के संचालन में मदद करता है। ठीक है, थोड़ा कट गया दोस्त, कौन जो है रक्त के संचालन में मदद करता है। ठीक है, ए में लिम्फोसाइट, बी में मोनोसाइट, सी में एरिथ्रोसाइट और डी में है रक्त प्लेटलेट। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या करते हैं, लाल रक्त कोशिका को कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिका को भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को। ठीक है, ये क्या करते हैं, रक्त संचालन में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक से वितरित है, किसका खनिज है। ठीक है, ए में है टंगस्टन, बी में है टाइटेनियम और सी में है गैलियम और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा बताएंगे दोस्तों, 45 का आंसर करेंगे, व्यापक रूप से वितरित होता है। 45 का आंसर करेंगे। आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर करेंगे, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे या सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टाइटेनियम। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइंस का क्वेश्चन अब आ गया है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, ए में दृश्य प्रकाश में अथवा कांच की सोडियम ऑक्साइड से और सी में कांच के एल्यूमिनियम ऑक्साइड से और डी में कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देंगे तो ये हो जाएगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, यानी तत्व नहीं है। ए में धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु और डी में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, कौन सा जो है तत्व नहीं है, यानी तत्व नहीं है। ठीक है, इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से या तो कोई नहीं होगा या नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में कैल्शियम, सी में आयोडीन और डी में है लोहा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की खराबी हो जाती है, यानी कमी के कारण। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते थे। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से जो है अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। ए में जीन के सम्मिश्रण ब्लेडिंग से और बी में क्रोमोसोम में बदलाव से, सी में जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से और डी में उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्या होगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी इन सभी के कारण अनुवांशिक विचरण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पचास में मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मलेरिया के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए में यह परोपजीवी कीट यानी इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा
पैदा की जाने वाली बीमारी है, ठीक है। बी में यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। सी में यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है, ठीक है। और डी में इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मलेरिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सब तो सही है, लेकिन ये सत्य नहीं है, तो ये आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, गौर से देखिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए है वोल्टेज, बी में है ए में वाटेज, बी में है वोल्टेज, सी में एम्पियर और डी में है किलोवाट घंटा। दोस्तों पढ़ने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, पढ़ने में मिस्टेक करेंगे तो फिर कुछ से कुछ हो जाता है। ए में वाटेज है, बी में वोल्टेज और सी में एम्पियर और डी में है किलोवाट। क्या हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही, किलोवाट में, ठीक है। KW लिखा हुआ रहता है, किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट KWH लिखा हुआ रहता है, किलोवाट आवर, ठीक है। मीटर पर देखेंगे किलोवाट आवर लिखा रहता है। 52 में पित्त का उत्सर्जन होता है। कहाँ पर होता है? ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में तिल्ली और डी में उदर द्वारा। कहाँ पर स्रावित होता है यानी उत्सर्जन होता है? 52 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यकृत में उत्सर्जन होता है। पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रस ऑक्साइड और डी में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ओजोन परत को कौन सा गैस जो है प्रभावित करती है? 53। तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, ठीक है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था यानी प्राप्त किया था? ए में अल्बर्ट आइंस्टीन, बी में सर आइजैक न्यूटन, अपना न्यूटन साहब जो है, और सी में है स्टीफन हॉकिंस और डी में मैडम क्यूरी। किसने दिया था अपेक्षिकता का सिद्धांत? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल आज 75 क्वेश्चन करेंगे, पूरा नहीं हो पाएगा। मैथ रीजनिंग अगले दिन करेंगे। चलिए 55 में नंबर क्वेश्चन। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है, उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है? फलियाँ जो है अत्यधिक प्रचुर होती है, उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? ए में चर्बी या वसा, बी में प्रोटीन, सी में तेल और डी में स्टार्च। फलियाँ में क्या होते हैं यानी फल जो होता है, फल जो हम लोग खाते हैं फलियाँ, उसमें क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन होता है, ये पर प्रोटीन। जैसे दाल सब्जी ये सब जो खाते हैं, ठीक है। 56 में विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में स्कर्वी, बी में गुर्दे की विकृति, सी में श्वसन तंत्र की बीमारी और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है। हम लोग बचपन से ही 6ठी क्लास से ही पढ़ते आते थे कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला यानी किस कार्य पर मिला? ए में आपेक्षिकता के सिद्धांत, बी में बोस-आइंस्टीन संघनन और सी में संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, सी में प्रकाश विद्युत प्रभाव। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए दिया था?
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया था। कब? 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज भौतिकी सैद्धांतिक भौतिकी में सेवा दिया था ये। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जाता है? ए में अणु, बी में मिश्रण, सी में यौगिक और डी में है तत्व। ठीक है। किसका जो है इसके बाद अधिक विभाजन नहीं किया जाएगा, यानी इसके बाद विभाजित योग्य नहीं है। कौन ऐसा चीज़ है? ए में अणु, बी में है मिश्रण, सी में है यौगिक। मिश्रण को तो विभाजित किया जा सकता है, यौगिक को भी विभाजित किया जा सकता है। और दूसरा चीज़, दो में कन्फ्यूजन है, दो में बताएंगे कौन अणु होगा या तत्व होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तत्व, एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते, यानी विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। अणु तो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, जैसे दो चीज़ों से मिलकर के बनता है तो ये अणु हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एलिमेंट किसी से नहीं बनता है, जैसे कार्बन हो गया, ये सिर्फ खुद से ही बनता है। ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, ये एलिमेंट है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग का प्रयोग जो है किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? स्थैतिक घर्षण को निम्न में से, स्थैतिक घर्षण में रहता है उसको किस में परिवर्तन के लिए किया जाता है? ए में कर्षण यानी ड्रैग में, बी में स्पर्शी घर्षण, सी में रोलिंग घर्षण और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोल करने के लिए, यानी घूमने के लिए। ऐसे से रहता है ना, तो घूमने के लिए। ठीक है। ऐसे से घूमते रहते हैं। ठीक है। रोलिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 60 में निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? इनमें से कौन सा चीज़ है जो आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? ए में क्लोरोप्लास्ट, बी में सेंट्रियोल, सी में कोशिका भित्ति और डी में कोशिका और झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली। क्या होगा 60 नंबर क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। आम के पौधे और बंदर दोनों में पाए जाते हैं। ये कोशिका झिल्ली जो है किस में पाया जाता है? आम के पौधे में भी पाया जाता है और बंदर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। 61 में किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ठीक है। द्रव्यमान संख्या बताइए। ठीक है। 61 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो जेड बराबर क्या होता है? ए प्लस पी। ठीक है। यानी परमाणु संख्या प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी। पी प्लस एन होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 में खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल क्या है? ऑप्शन ए में है दर्भ, बी में है अकार्बनिक ठोस, सी में है गैस और डी में है उपयुक्त सभी। खनिज मिनरल क्या है? ये क्या हो जाएगा? दर्भ होगा या अकार्बनिक ठोस होगा या गैस होगा या उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। क्या है? अकार्बनिक ठोस। ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। कौन सा जो है आवश्यक अमीनो एसिड है? ए में एनालिन, बी में ल्यूसीन, सी में ग्लूटामिन और डी में है परोलिन। क्या हो जाएगा? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ल्यूसीन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समयावयवी युग्म है? ए में ब्यूटेन और 2 मिथिल प्रोपेन, बी में प्रोपेन और ब्यूटेन,
सी में है एथेन और मीथेन, और डी में है एथीन और इथेन। क्या हो जाएगा? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। आवश्यक अमीनो एसिड वे होते हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर स्वयं नहीं कर सकता, अतः उन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है। चलिए 65 में LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये इसका आ गया क्वेश्चन कंप्यूटर का। ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोबर यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल देखते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही सारा चीज़ बदला जाता है। ठीक है। कंपनी ने निम्न में से किस नाम से विकसित किया है? ए में है भारत ए, बी में भारत GPT, सी में है इंडियालिम और डी में है कोरोवर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर्स का है। ठीक है। थोड़ा देखने में मिस्टेक हो गया था, पूरा पढ़े तब जाकर ही पता चला ये किसका क्वेश्चन है। ठीक है। 65 का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। चैट GPT। क्या हो जाएगा? चैट GPT। ठीक है। सॉरी, भारत GPT। ठीक है। चैट GPT पे एक ऐप आता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में जेनेटिव AI, ठीक है, यानी जेन AI के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी को संबोधित करने के लिए हाल ही में किस महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? ए में नारी शक्ति AI, बी में महिला AI शक्तिकरण, और सी में AI किरण, और डी में है महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म। क्या होगा? यानी किरण। 66 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म किरण, ऑप्शन डी। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाने के लिए डाक विभाग यानी DOP ने किस वित्तीय संस्था के साथ मिलकर घर घर KYC सत्यापन शुरू की है? ए में भारतीय रिजर्व बैंक, बी में भारतीय स्टेट बैंक, सी में SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, और डी में जीवन बीमा निगम। यानी दूर दराज के क्षेत्रों में जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, उसको सरल बनाने के लिए डाक विभाग ने किस वित्तीय संस्था के साथ मिलकर KYC के सत्यापन सेवा शुरू किया है? 67। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा SBI फंड मैनेजमेंट। SBI ही है जो बहुत ही बड़ा बैंक है प्राइवेट क्षेत्र में। ठीक है। ये इस टाइप का वर्क ले सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 68 में है गाजियाबाद नगर निगम यानी GNN द्वारा जारी किए गए पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। ए में गाजियाबाद में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना, बी में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तृतीयक मल जल संशोधन संयंत्र यानी TSTP की स्थापना के लिए धन जुटाना, सी में नगर निगम के वित्तीय घाटे को कम करना, और डी में गाजियाबाद को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाना। 68। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 पूरा सही लग रहा है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक उन्नत तृतीय मल जल संशोधन की स्थापना के लिए धन जुटाना। ठीक है। यही पूरा सही है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 CSIR, ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा 29 मई को आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है। 2025 का मुख्य उद्देश्य बताएंगे। ए में है
ए में संस्था के वार्षिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करना। बी में कर्मचारियों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, ठीक है। और सी में है बौद्धिक संपदा के महत्व को समझाना और नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। और डी में देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? देहरादून द्वारा जो 29 मई को आयोजित किया गया था बौद्धिक संपदा महोत्सव, उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, 69। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। बौद्धिक संपदा के महत्व को समझाना और नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। 69 70 करंट अफेयर्स से संबंधित है। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए में मर्सिडीज बेंज, बी में BMW, सी में ऑडी इंडिया और डी में जगुआर। किसके साथ ये किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नीरज चोपड़ा को, स्वर्ण पदक विजेता थे, ठीक है। नीरज चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये हो जाएगा ऑडी इंडिया, ठीक है, यानी ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा को अधिक सटीकता और उत्कृष्टता का साझा मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपने 18 दिवसीय प्रवास के दौरान किस भारतीय प्रजाति पर सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग किया? ए में बिच्छू, बी में टार्डिग्रेड्स और सी में मकड़ी और डी में है केचुआ। क्या हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टार्डिग्रेड्स, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टैलिस्मान सेवर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? ए में जापान, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में फ्रांस और डी में USA यानी अमेरिका, ठीक है। 72 का आंसर ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अभ्यास किया गया है। कौन सा अभ्यास है? तो टैलिस्मान सेवर, ठीक है। 73 इजराइल ने 13 जुलाई 2025 को अपने किस सबसे उन्नत संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ए में ओफेक 16, बी में ओमस 17, डी में ड्रोडर 1 और डी में टेक्सार। 73 नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डोरर 1, ठीक है, डोरर 1। क्या हो जाएगा? डोरर 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच हुआ नया व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होगा? भारत और यूरोप के बीच जो है मुक्त व्यापार जो होगा वो नया व्यापार समझौता किस तारीख से शुरू होगा यानी लागू होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2025 से, ठीक है। 5-6 दिन बचा है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 75 आज 75 तक ही करेंगे। 75 में खेल दिवस के अवसर पर बिहार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नई खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए में पटना, बी में रांची, सी में राजगीर और डी में है बोधगया। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों राजगीर में, ठीक है, राजगीर में आयोजित किया गया है। कबड्डी यहाँ पर खेला गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और थ्योरी क्लास करना है, थ्योरी का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके अपना तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।